गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ अगेन आई एम हियर। हमारी आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज पुनः हम लोग अपना पिछला वाला पार्ट जो कि व्याकरण का था, लिंग, उसे शुरू करेंगे। इसके पहले मैं सभी बच्चों से कुछ पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे पता है कि अभी सभी लोग अपने घरों में हैं और हैप्पीली अपनी पढ़ाई को एंजॉय भी कर रहे होंगे, है ना। ऐसा कोई बर्डन तो है नहीं आप लोग के पास, लेकिन फिर भी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं आप लोग उसमें से क्या सीख रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो आज हम अपनी इसी क्लास को थोड़ा सा पीछे ले जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है बीच में आप लोगों ने गैप कर दी थी, कुछ त्यौहार आ जाते हैं, है ना। तो बीच में हमारे दिन जैसे छूट जाते हैं तो हमारी मेमोरी जो होती है ना वो बहुत जल्दी लॉस में चली जाती है। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट, है ना। और बच्चों के साथ तो ये चीज़ हमेशा ही होती है कि वो जैसे जैसे आगे का पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि वो अपना पिछला वाला अभ्यास या पाठ भूलते चले जाते हैं। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि हमने पिछली बार लिंग में क्या पढ़ा था? याद कीजिए, मैंने आपको लिंग की डेफिनेशन बताई थी कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि हम व्याकरण में लिंग का क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है ना। हमने आपको उसके पिछला वाला सारा वापस से दोहरा के बताया था कि कैसे हम लोग भाषा पढ़े थे। भाषा के अंतर्गत हमें लिंग का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे समाज में या दुनिया में हर चीज़ की कोई न कोई जाति है, हर वस्तु की, उसी प्रकार हमारी भाषा में भी शब्दों की जो जाति होती है उसे हम लोग लिंग कहते हैं, है ना। तो लिंग भी हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के होते हैं और जो शब्द हमें संज्ञा या शब्द की जाति का ज्ञान कराता है उसे हम लोग लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक था स्त्रीलिंग और एक था पुल्लिंग, है ना। हमने आपको इस प्रकार से लिंग के भेद बताए थे, लिंग के भेद हमने पढ़े थे और लिंग की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी। इसके 2 भेद में से हम लोगों ने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि भाषा में कौन से शब्द पुल्लिंग हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे। एक पहचान हमने आपको बताई थी कि शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो उसको जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ हम कौन सी क्रिया लगा रहे हैं, है ना। या कभी कभी शब्द के आगे हम विशेषण लगाते हैं तो उसके द्वारा भी हमें पता चल जाता है कि वह शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना। फिर हमने आपको कुछ नियम यहाँ लिखकर बताए थे कि कौन कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग माने जाते हैं या समझे जाते हैं और फिर उनके साथ क्रिया भी वैसी ही लगाई जाती है। जैसे एक हमने पढ़ा था, देखिए, दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, ये सारे जो दिन के नाम होते हैं ये कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। फिर हमने आपको बताया था महीनों के नाम, आपका जैसे जनवरी है, मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है, सितंबर, ये सब भी कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, है ना। जनवरी का महीना आने वाला है, ऐसा कहते हैं ना हम लोग कि आने वाली है, ऐसा कहते हैं नहीं। फिर जैसे आपके देशों के नाम हैं, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, जापान, आप जिस भी देश का नाम कभी भी अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि उसके साथ में आप यदि कोई क्रिया या विशेषण लगाते हैं तो वह पुल्लिंग वाला होता है, यानी कि देशों के नाम हमेशा कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। मेरा भारत देश अच्छा है ना। तो आपने ये थोड़ी बोला कि अच्छी है, आपने क्या कहा? अच्छा है, यानी कि आपने जो विशेषण लगाया वो पुल्लिंग था। तो आपका जो भारत देश शब्द है वह भी कैसा हो गया? पुल्लिंग है ना। फिर एक थे हमारे पर्वतों के नाम, पर्वत यानी कि जितने भी माउंटेन्स होते हैं, हिमालय खड़ा है, कंचनजंगा खड़ा है, सतपुड़ा खड़ा है। लेकिन अगर हम कहते हैं इनकी अगर कोई चोटियाँ होती हैं तो वो भी खड़ी होती हैं, आप बोलेंगे मैम वो फिर स्त्रीलिंग क्यों हो गई? हाँ, क्योंकि आप पुनः याद रखिए, पर्वत कठोर है लेकिन उसकी चोटी जो होती है वो शब्द अपने आप में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और जहाँ ई लग जाता है वहाँ वह स्त्रीलिंग बन जाता है।
जैसे देखिए पेड़ों के नाम वह भी पुल्लिंग होते हैं। आम का पेड़ लगाया कि लगाई होता है, नहीं लगाया होता है। फिर आपका अनार, पीपल, बरगद है ना, अधिकतर से अधिकतर पेड़ों के नाम जो होते हैं वह पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ग्रहों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ग्रह मतलब आपके सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, सिर्फ आपकी पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट्स के नाम, सूर्य है, फिर शनि है, शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह बोलते ना आप, नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस है ना, मार्स, ये सब कैसे हैं, इनके नाम पुल्लिंग होते हैं। फिर हमने पढ़ा था धातुओं के नाम। धातु मतलब सोना, पीतल, तांबा, जस्ता है ना, ये सब धातुओं के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। सिर्फ चांदी एक ऐसी धातु का नाम है बेटा, यह शब्द है जो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। अब आज हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान पढ़ेंगे। ठीक है। ये था सेकंड हमारा स्त्रीलिंग। आज हम इसको समझेंगे कि स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से होते हैं जो हमेशा उसी में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका पहला नियम देख लीजिए, शब्दों की पहचान। खेलों के नाम। खेल मतलब आपके स्पोर्ट्स। खेलों के नाम आप कोई सा भी स्पोर्ट का नाम यदि लेंगे बेटा तो वह कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। जैसे आपका हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है और फुटबॉल तो है ही नहीं इसमें, है ना, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, बॉक्सिंग, जंपिंग, कुश्ती, ये सब कैसे हैं, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। 99% स्पोर्ट्स के नाम जो होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। फिर एक नियम है आपका तिथियों के नाम। तिथि किसे कहते हैं, कोई बताएंगे हमें, तिथियों के नाम। तिथि यानी कि हिंदी महीनों के, और उन महीनों में जो आपके अलग अलग दिन आते हैं उन्हें हम तिथि कहते हैं। हमारे हिंदी जो कैलेंडर होता है बेटा उसमें महीनों के नाम भी जनवरी फरवरी नहीं होते हैं। कार्तिक, आषाढ़, भादव, अगहन, चैत्र, ये सभी हिंदी महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन उन महीनों में आने वाली तिथियां, जैसे कि अंग्रेजी में क्या होता है 1, 2, 3 इस तरह होती है, लेकिन हमारी हिंदी तिथियां कैसी होती है, प्रथमा या पड़वा बोलते हैं ना, फिर दूज, तीज या तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, फिर सप्तमी, है ना। तो ये जो तिथियों के नाम होते हैं ये सब कैसे होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। महीने का नाम पुल्लिंग है, महीने में आने वाली तिथियों के नाम स्त्रीलिंग है। मैम ये वाले नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं। क्यों नहीं सुने हैं, मम्मी कभी एकादशी का व्रत रखती है, वो एकादशी क्या है, वो तिथि है बेटा, है ना। फिर अभी आपने रक्षाबंधन मनाया था पूर्णिमा के दिन, तो पूर्णिमा भी क्या है, तिथि है। हमारे भारतीय महीने जो होते हैं उसमें 15-15 दिन जो होते हैं वो तिथियां होती हैं, प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक। फिर उसके बाद अगला 15 दिन जो होता है वो फिर प्रथमा से शुरू होकर अमावस्या पर जाता है। यानी महीने जो होते हैं वो 15-15 दिन की तिथियों में बटे होते हैं, लेकिन एक 15 दिन का जो 15वां दिन होता है उसे पूर्णिमा, और अगला वाला जो 15वां दिन होता है उसके बाद का उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। ठीक है। तो ये नाम आप लोग ने अच्छे से सुने हुए हैं। अभी आपकी गणपति चतुर्थी आएगी, है ना, गणेश चतुर्थी, वो चतुर्थी के दिन होती है। फिर उसके पहले हरतालिका की तीज आएगी, तीज मतलब तृतीया के दिन, है ना। तो ये सारे त्यौहार हम मनाते ही हैं। आप लोग भाई दूज मनाते हैं, वो द्वितीया के दिन मनाते हैं। तो तिथियों का नाम आप देखिए, हमारे अधिकतर जितने भी त्यौहार हैं उसमें वो जिस तिथि को मनाए जाते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। जैसे ऋषि पंचमी होती है
संतान सप्तमी होती है। याद है बहुत सारे बच्चे एक दिन कोई होता है जब वो सब ठंडा वाला खाना लेकर आते हैं, क्यों आज आप गर्म टिफिन है, मैम हमारे यहाँ तो आज सप्तमी है तो हमारे यहाँ तो आज ठंडा खाना बनता है। तो वो सप्तमी क्या है, वो तिथि है ना, तो उस दिन को हम तिथि के नाम से जानते हैं। क्योंकि आप लोग हमेशा कैलेंडर देखते हैं तो आप अंग्रेजी कैलेंडर को ही देखते हैं और उसी को जानते हैं। तो कभी देखिएगा बेटा अपने कैलेंडर में आपकी जो डेट्स होती हैं उसके नीचे हमारी हिंदी तिथि भी लिखी होती है ना। अभी लेक्चर खत्म होने के बाद में सभी लोग अपने घर का कैलेंडर उठाइए और उसमें देखिए कि कौन से दिन, अभी जन्माष्टमी है ना, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन अष्टमी की तिथि थी। तो तब से लेकर हम लोग हमेशा जन्माष्टमी कब मनाते हैं, अष्टमी के दिन ही मनाते हैं। फिर उसमें महीना भी हम लोग वही वाला लेते हैं जिस महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। राम नवमी मनाते हैं आप लोग, क्योंकि राम भगवान का जन्म नवमी के दिन हुआ था, तिथि जो थी उस दिन नवमी की थी। तो इस तरह से हमारी तिथियों के नाम हमेशा कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। इसके पश्चात देखिए बेटा, तीसरा नियम जो है वो है आपके भोजन का नाम। भोजन मतलब कोई बताएगा हमें? भोजन मतलब भोजन जो हम करते हैं, खाना, उसके नाम भी हमेशा अधिकतर कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रसगुल्ला, जलेबी, ये सब, कचौरी, ये कैसे होते हैं, ये सब नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। और क्या क्या पसंद है, इमरती, पूड़ी, ये सब नाम आप बोलकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कैसे हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं बोलने में। तो ऐसे शब्दों को भी हम लोग स्त्रीलिंग ही मानते हैं। आप कोई सा भी खाने वाली वस्तु ले लीजिए, इडली ले लीजिए बढ़िया, है ना, फिर हमारा उत्तपम ले लीजिए, तो आपके जितने भी खाने की वस्तुएं होती हैं वे सारे नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। मैं रोटी खा रही हूँ, मैं इडली खा रही हूँ, मैं जलेबी खा रही हूँ, मैं दाल चावल खा रही हूँ, है ना, क्योंकि रोटी को खाया जाता है। रोटी बनी है कि रोटी बना है, चलो एक बार हो भी सकता है कोई लड़का खा रहा है तो बोलेगा कि मैं रोटी खा रहा हूँ, लेकिन रोटी बनी है, रोटी कभी भी बना नहीं होता है। खाने की क्रिया व्यक्ति पर डिपेंड कर सकती है कि वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के हिसाब से बदलती है, लेकिन अगर सिर्फ खाने की चीज है, खाद्य वस्तु है और उसको लेकर अगर आपने उसको उद्देश्य बनाकर वाक्य बनाया है तो उसकी क्रिया हमेशा कैसी होगी, स्त्रीलिंग होगी। लड़का भी यही बोलेगा मेरे घर जलेबी बनी है, और लड़की भी यही बोलेगी मेरे घर जलेबी बनी है, मेरे घर मिठाई बनी है, कभी भी मेरे घर मिठाई बना नहीं होता है ना। तो इस तरह हमने क्या जाना कि भोजन के नाम भी हमेशा कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं बेटा। फिर देखिए आपकी पुस्तक में एक और नियम दिया है नदियों के नाम। कावेरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, यानी कि हमारे भाषा में हम जब भी नदियों का नाम प्रयोग करेंगे तो वो कैसे होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अगर आप सिर्फ नदी के नाम को लेकर वाक्य बना रहे हैं तो याद रखिए उसकी क्रिया या उसका विशेषण कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है। गंगा नदी बहती है, कभी भी गंगा नदी बहता नहीं है ना। ये नर्मदा नदी बहती है, कभी कोई ऐसा बोलता है कि नर्मदा नदी बहता है, या नदी बह रही है, नर्मदा बह रही है, गोदावरी बह रही है, बह रहा नहीं बोलते हैं आप लोग, उसका जल बहता है, तब भी आप उसके साथ क्रिया क्या लगाते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग की लगाते हैं। अर्थात हमारी नदियों के नाम कैसे होते हैं, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए बेटा एक चीज मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कई बार शब्द की पहचान करने के लिए, है ना, 99% टाइम जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो कि मैम ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो बहुत आसान सी बात है, उस शब्द को आप उद्देश्य बनाकर वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, या तो फिर उसके साथ क्रिया या विशेषण लगाकर देख सकते हैं। कभी कभी कारक की वजह से भी हमको पता चल जाता है कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
है ना। दूसरी चीज, शब्द पर ही अगर आपने कोई वाक्य बनाया है तो सबसे पहले उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद में कर्म या फिर क्रिया आती है। तो क्रिया हमेशा शब्द या आगे वाला जो उद्देश्य होता है उस पर ही डिपेंड करती है। और अगर आगे वाले शब्द में डाउट है तो आप उसकी क्रिया को देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि एक सही वाक्य के लिए जरूरी है कि उसका उद्देश्य और विधेय दोनों सही होना चाहिए। आप जैसे ही वाक्य को पढ़ते हैं, अगर उसके उद्देश्य या विधेय में कोई एक गलत होता है ना, तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो या तो मुझे इसका उद्देश्य बदलना है या तो मुझे इसका विधेय बदलना है। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम उद्देश्य और विधेय क्या है। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। याद कीजिए, मैंने कहा था पक्षी उड़ रहे हैं, तो इस वाक्य में ये उद्देश्य है और बाकी जो कुछ बचता है वो क्या होता है, विधेय होता है। क्योंकि हमने पहले कहा था उद्देश्य के बिना विधेय होता ही नहीं है। ये पूरा विधेय मतलब पूरा वाक्य जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आगे उद्देश्य पे। उद्देश्य नहीं होगा तो विधेय किसके पीछे चलेगा, है ना। अकेले विधेय से तो वाक्य बन नहीं सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास उद्देश्य है तो आप उसको लेकर कोई सा भी वाक्य बना सकते हैं। विधेय उसके पीछे आप क्या जोड़ते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन उद्देश्य का होना आवश्यक होता है किसी भी वाक्य के लिए। तो मैं यहाँ पर उसी उद्देश्य और विधेय की बात कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा ना, गंगा बहती है, बहती है विधेय है, गंगा उद्देश्य है। तो या तो विधेय जो होता है वो हमेशा आपके उद्देश्य पर डिपेंड करता है। और यदि आपको उद्देश्य में डाउट है कि मैम गंगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो वो सीधी सी बात है, आप उसका जो विधेय है बहती है उसको देख लीजिए। अगर वो आपको लगता है कि स्त्रीलिंग है, इसका मतलब आपका जो आगे का उद्देश्य है गंगा, वह स्त्रीलिंग हो गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे पुल्लिंग है, तो आपकी क्रिया भी कैसी हो जाएगी, पुल्लिंग की हो जाएगी, ठीक है। हम बार बार अपना पिछला वाला पार्ट बीच में इसलिए दोहराते बेटा, ताकि ऐसा ना हो कि हमने जो पढ़ लिया वो हमारे दिमाग से हट जाए। हम जितना व्याकरण में आगे जा रहे हैं, हमें अपना पिछला वाला अभ्यास लेकर चलना है। क्योंकि अगर आप अपना बेस ही भूल जाएंगे, जहाँ से हमने व्याकरण पढ़ना शुरू किया है, अगर आप उसका आरंभ ही भूल जाएंगे तो आप आगे की चीज़ें पढ़ते भी जाएंगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। तो जब भी हम आगे के टॉपिक पढ़ते जाएंगे अपने व्याकरण में, अपने पिछले वाले टॉपिक को उससे हम जोड़ते चलेंगे। क्योंकि हम फिर कह रहे हैं भाषा वाक्य से प्रकट होती है, वाक्य जो कि हमारे मन के भावों को प्रकट करने के लिए जरूरी होते हैं। और उस वाक्य में हम अलग अलग कई तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। कभी लिंग प्रयोग करते हैं, कभी वचन करते हैं, कभी हम कारक भी प्रयोग करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमने वाक्य में जो शब्द प्रयोग करा है उसमें से कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, या कौन सा संज्ञा के साथ में कौन सी क्रिया लगेगी, कौन सा विशेषण किस शब्द या लिंग के साथ में लगेगा। और उसके लिए जरूरी कि आप जितना पीछे पढ़ते जा रहे हैं उसको आप नए वाले टॉपिक के साथ में जोड़ते जाएं, उसको नए वाले विषय के साथ में एक एक बार प्रयोग करके देखें। वरना फिर वही हमने लिंग पढ़ लिया और हम संज्ञा भूल गए। अरे कैसे भूल सकते हैं, संज्ञा के पहले हमने वाक्य पढ़ा था, वाक्य के पहले हमने शब्द पढ़े थे, है ना। तो हम लोग इसीलिए बार बार अपने पिछले वाले अभ्यास को दोहराते चलते हैं बेटा। अब हम वापस से इसके नियम पर आ रहे हैं कि स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने का एक और नियम होता है कि भाषाओं के नाम। 5वें नंबर पर देखिए हमारा है भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम कैसे, बहुत आसान। आपके विश्व में आपके आसपास जितने भी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग तो होंगे, है ना। लेकिन हमारे भारत देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आप जितनी भी भाषाओं के नाम जानते हैं, है ना, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, ये सभी शब्द जो कि किसी न किसी भाषा के शब्द हैं या नाम हैं,
ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? वापस से एक वाक्य बनाइए भाषा शब्दों को लेकर, आपको अभी पता चल जाएगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है कि हिंदी हमारा मातृभाषा है। लड़का होगा तब भी वो यही कहेगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, और लड़की कहेगी तब भी यही कहेगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। कोई ये नहीं कहेगा कि हिंदी हमारा मातृभाषा है। बहुत सरल सी बात। हमने कौन सा वाला सर्वनाम लगाया? स्त्रीलिंग। तो वो शब्द जो है भाषा के लिए हमने प्रयोग किया वो कैसा है? स्त्रीलिंग वाला है ना? तो फिर बोल रही हूँ बेटा, शब्दों की पहचान करने के लिए अगर आप वाक्य बना सकते हैं तो तुरंत अपने माइंड में एक छोटा सा वाक्य उसको लेकर बना लीजिए। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम मेरे वाक्य में तो ये पुल्लिंग आ रहा है, आप पूछिए मुझसे, या आपके आसपास जो भी उस समय हो बड़ा व्यक्ति, आप उनसे पूछिए, वो आपको करेक्ट कर देंगे। क्योंकि कई बार बच्चों के साथ क्या होता है, चूंकि अभी पूरा ज्ञान तो हमें व्याकरण का होता नहीं है, मैंने कहा था ना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, गलत संज्ञा या गलत शब्द के साथ में गलत क्रिया लगा लेते हैं। चूंकि उन्हें ज्ञान है तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैंने जितना ज्ञान प्राप्त करा है उसके बेस पे ये वाक्य, तो मैम मैंने वाक्य बनाया ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ये जानने के लिए आपको अपने आसपास के बड़े व्यक्ति से पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान आपकी अपेक्षा अधिक होता है। उन्होंने अपने जीवन काल में भले ही व्याकरण ना पढ़ी हो, मगर वाक्य आपसे ज्यादा प्रयोग किए होते हैं। तो कई बार 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 वाक्यों का अभ्यास करने से भी हमारी भाषागत व्याकरण सुधर जाती है। आपको अगर कोई शंका भी ऐसी हो, मान लीजिए आज हमने आपको सिखाया कि बेटा ये वाले जितने भी शब्द होते हैं ये सब स्त्रीलिंग होते हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, आज दिन भर में जैसे किसी खेल को लेकर वाक्य बनाइए जिसमें खेल का नाम आता हो, उसको बोल कर देखिए। अगर आपको लगता है मैम ऐसा भी तो सही हो सकता है, ठीक है, आप उसको अपने वाले टाइप में बोल के देखिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो वाक्य ना तो सुनने में अच्छा लग रहा है, ना ही सुनने में और ना ही बोलने में अच्छा लग रहा है, मतलब वो वाक्य गलत है। यानी हमने आपको जो नियम बताया है कि हाँ ये वाला शब्द स्त्रीलिंग होता है, वह नियम सही है ना। और दूसरी बात, व्याकरण के नियम या भाषा के नियम हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। जिन लोगों ने इन्हें बनाया है उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि हम लोग तो आज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो नियम है ये बहुत गहन अध्ययन करने के बाद, बहुत सारी जगह, बहुत सारे लोगों के द्वारा जानने और समझने के बाद में बनाए गए हैं। मतलब इनके पीछे कोई लॉजिक है, कोई नियम एक दिन में नहीं बन जाता है बेटा। आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास भी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नियम होते हैं, देश की सरकार भी अलग अलग नियम बनाती है, तो कोई एक दिन में तो नहीं बन जाते। मतलब नियमों को बहुत सोच समझ के, उनके नुकसान, उनके फायदे देखकर बनाया जाता है। तो फिर हमारे भाषा के या किसी भी भाषा की किसी एक इकाई का भी कोई नियम होता है तो उसके पीछे भी बहुत गहन अध्ययन होता है। आप स्वयं भी अगर सोचें कि क्या हो जाए अगर मैं खेलों के नाम को पुल्लिंग में यूज़ कर लूँ, आप करके देखेंगे, आपको खुद को मज़ा नहीं आएगा। मैम ये तो सुनने में गलत लग रहा है, यानी कि ये जो नियम के अंतर्गत हमने खेलों को रखा है कि खेलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, वही हमें सही प्रतीत होगा। ठीक है, तो हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है बेटा कि पहले आपके सामने जो नियम है आप उनको अच्छे से पढ़ें, उनको प्रयोग करके देखें। उसके बाद यदि आपको लगता है कि मैम ये वाला भी तो हो सकता है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको रीज़न बताऊंगी। ठीक है, चलिए अगला वाला नियम है हमारा सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा गलती से भी पुल्लिंग नहीं होते, हमेशा कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव स्त्रीलिंग वाले शब्द, सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं बताएं? जैसे मछली, मछली तैर रही है, मछली कभी तैरता नहीं है, गलती से भी नहीं तैरता है, मछली हमेशा तैरती है, मछलियां तैरती हैं।
एक वचन हो या बहुवचन हो, लेकिन मछली हमेशा तैरती है। मक्खी उड़ती है, मक्खी उड़ता नहीं है कभी। मैम फिर उसमें फीमेल और मेल भी तो है, तब भी मक्खी ही रहेगा, चाहे मेल मक्खी हो चाहे फीमेल मक्खी हो, वो हमेशा उड़ती ही है। हाँ, अगर इन शब्दों में आप बोलेंगे मैम इसको फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसके लिए हम आगे आ रहे हैं बेटा, है ना। जैसे एक होता है आपका तितली, तितली हमेशा उड़ती है। फिर एक शब्द है जैसे कोयल, कोयल गाती है या कूकती है। तो ये कुछ शब्द हमारे हिंदी में ऐसे हैं भाषा में बेटा, जो हमेशा वाक्य में स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। 1 मिनट के लिए आप इन सभी नियमों को पहले पढ़ लीजिए, फिर इसका जो एक अपवाद वाला नियम है वो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। लिंग वाले अध्याय में बेटा हमने आपसे पहले कहा था कि सभी शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, या तो स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, कुछ शब्द जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। उसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सेम मतलब एक जैसे यूज होते हैं। हाउ इज पॉसिबल मैम, ये कैसे हो सकता है? होता है और हो सकता है, कैसे वो देखिए बेटा। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, यानी कि आप उसको लड़के के लिए प्रयोग करेंगे तब भी वो भाषा में वैसा ही रहेगा, या वाक्य में अगर आप उस शब्द को लड़की के लिए प्रयोग करते हैं वाक्य में तब भी वो वैसा ही लिखा जाएगा। कैसे? एक शब्द मैं लिखती हूँ, खिलाड़ी। खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स। प्लेयर्स तो क्या होते हैं? खेल खेलने वाले, है ना। अब वो लड़का है तब भी खिलाड़ी, लड़की है तब भी खिलाड़ी ही होगा ना। हॉकी टीम खेलती है, अब उसमें अगर बॉयज की हॉकी टीम है तब भी हम यही बोलेंगे खेलती है, और अगर गर्ल्स की हॉकी टीम है तब भी हम क्या बोलते हैं? टीम खेलती है ना। एक ही जैसे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। इंजीनियर या डॉक्टर, ध्यान दीजिए बेटा, ये बात हो रही है पेशे की। पेशा मतलब ऑक्यूपेशन बेटा, है ना। अब पेशे में तो बेटा गर्ल्स भी हो सकते हैं और बॉयज भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। उससे उनका पेशा तो नहीं बदल जाता, है ना। कि अगर ये गर्ल्स है, लेडी डॉक्टर भी होती है और जेंट्स डॉक्टर भी होते हैं, तो डॉक्टर आप उनके आगे लगाते हैं ना, डॉक्टर निधि या डॉक्टर राम, तो डॉक्टर आपने आगे लगाया तो उससे उनका कोई लिंग थोड़ी ना बदल जाएगा। वहां पीछे वो लड़का है या लड़की, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे तो उनका पेशा जो है वो डॉक्टर का वही लगेगा। आप कभी भी पढ़ते हैं तो आपको उस शब्द को पढ़कर ये पता नहीं चलता है जब तक आप पीछे नाम नहीं पढ़ लेते हैं। लेकिन ये चूंकि कुछ हमारे पेशे होते हैं जो हमेशा कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक जैसे ही प्रयोग होते हैं, है ना। फिर एक और नियम है बेटा, कुछ शब्द के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए हमेशा उनके आगे नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। जैसे
मच्छर, अगर मच्छर मेल है तो उसे हम नर मच्छर कहते हैं, और यदि फीमेल मच्छर होती तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मादा मच्छर। जैसे भालू, तो नर भालू होता है और मादा भालू होती है। उसी प्रकार से कुछ शब्द हमारे हिंदी भाषा में ऐसे हैं जिनको हमें पुल्लिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, या स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके आगे मेल या फीमेल लगाना पड़ता है। ऐसे शब्द वैसे तो कम है हमारी भाषा में, किंतु ये हमेशा ध्यान रखिए कि यह शब्द जो होते हैं वे हमेशा इसी रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका नर भालू और ये उसकी वाइफ होती है मादा भालू, है ना। नर मच्छर होता है और ये होता है मादा मच्छर। आपको पता है इसमें किसके काटने से हमें बीमारी होती है? कभी भी ध्यान रखिए, मच्छर के काटने से बीमारी होती है, लेकिन अधिकतर क्या होता है, इस मच्छर के काटने से जल्दी बीमारी फैलती है ना। आप कहेंगे मैम ये कैसे आपको पता? हाँ, वो ऐसे पता कि जब भी बीमारियाँ फैलती बेटा, तो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो जानवरों के ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं, वो लोग बाकायदा उनके ऊपर अच्छे से खोज करते हैं, फिर उनके ऊपर अपना रिसर्च करते हैं, और तब जाके हमको ऐसे अजीब अजीब से आश्चर्यजनक तथ्य पता चलते हैं, है ना। ये भी एक फैक्ट होता है, ठीक है। अब हम अगला वाला अपना पढ़ रहे हैं, जेंडर चेंज करने के नियम। ओके, कई बार जब हमने क्लास में बताया है तो कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि मैम एक ही नियम से सभी जेंडर क्यों नहीं चेंज हो जाते हैं, यानी पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो एक ही नियम क्यों नहीं होता है? अगर ऐसा हो जाएगा तो दुनिया में तो सारे शब्द एक जैसे ही हो जाएंगे, है ना। चलिए, लिंग बदलने के नियम हम पढ़ते हैं। लिंग बदलने के नियम। सभी बच्चे पुस्तक अपने हाथ में ले लीजिए। पेज नंबर सबको पता है 185 है ना। फिर हम पीछे 186 पर भी जाएंगे, लेकिन आज हम सिर्फ रीडिंग और एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए बेटा, लिंग बदलने के कुछ प्रमुख नियम हमें दिए गए हैं, जिसमें कि पहला नियम है आ की मात्रा लगाकर। क्या नियम दिया गया है? आ की मात्रा लगाकर। जैसे ये है, इधर पुल्लिंग शब्द हम कुछ लिख रहे हैं और इधर है उसका स्त्रीलिंग। ओके, अब पहला नियम क्या है हमारा? आ की मात्रा लगाकर। आ की मात्रा लगाकर कैसे बदल सकते हैं? देखिए, जैसे होता है शिष्य, तो उसका हो जाता है शिष्या। जैसे छात्र का क्या हो जाता है? छात्रा हो जाता है ना। छात्र मतलब लड़का और छात्रा यानी कि लड़की हो जाता है। फिर एक होता है जैसे आदरणीय, आ की मात्रा लगाया तो वो क्या हो जाता है? आदरणीय। जैसे आपका होता है लेखक, इसको हम क्या बोल देते हैं? लेखिका। आ की मात्रा लगा दी हमने। फिर माननीय, रिस्पेक्टेड होता है ना, लेकिन अगर स्त्री है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? माननीय। देखिए, आपका पहला दिया है आ की मात्रा। फिर एक दूसरा नियम है कि अक को इका कर देते हैं। अक, को इका कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? अभी हमने बोला था ना, लेखक उसका लेखिका हो जाता है। सिंपल, आपका अध्यापक
का क्या हो जाता है? अध्यापिका। पक्का पिका हो गया। नायक तो यक है, तो उसका क्या हो जाता है? इका, नायिका हो जाता है। फिर अंतिम अ और आ को ई में भी चेंज कर सके हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग कर सकते हैं। देखिए अंतिम अ आ को क्या करके? ई करके, बड़ी ई करके, ध्यान रखिए। जैसे मामा, मामी हो गया, ये थे मामा, सिर्फ हमने आ को क्या कर दिया? ई कर दिया, मामी हो गया। चाचा का चाची है ना, दादा का दादी हो जाता है, देव का देवी हो जाता है, पहाड़ का पहाड़ी हो जाता है, फिर मुर्गा का मुर्गी हो जाता है। आ को हम सिर्फ क्या कर देते हैं? ई कर देते हैं। जैसे पहाड़ तो अ है, उसको हमने सिर्फ क्या कर दिया? ई की मात्रा लगा दी, पहाड़ी हो गया बेटा। ठीक है। फिर अगला नियम है हमारा, अंत में नी जोड़ दो। सबसे पसंदीदा है मेरे बच्चों का ये, है ना। अंत में नी जोड़कर, नी जोड़कर, सेठ सेठानी, मोर मोरनी, है ना। ये मोर था तो ये मोरनी हो गया। फिर भील भीलनी, ऊंट ऊंटनी। फिर आपका जैसे होता है सिंह या शेर का आप लोग शेरनी कर देते हैं, है ना। ये देखिए शेरनी। अभी हम आनी भी लगाएंगे, अभी हमने सिर्फ नी लगाया है, फिर हम आनी भी लगाएंगे बेटा। आ को इया करके भी, आ को इया करके कैसे? देखिए चूहा आ था, ये देखो चूहा, चूहा में आ है लेकिन उसको हम क्या कर दे रहे हैं? इया, चूहिया। देखा, यहां पर हमने बड़ी ई करा था तो बड़ी ई की मात्रा, यहां पर हम इया कर रहे हैं तो आ का क्या हो रहा है? ई या, चूहिया। फिर होता है जैसे खाट का खटिया, बेटा का बिटिया, कुत्ता का कुतिया। तो इस तरह आ को इया करके भी हम स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं पुल्लिंग को। फिर एक और नियम है हमारा छठा वाला, अंत में आनी जोड़कर, अंत में आनी जोड़कर, अंत में आनी जोड़कर। कैसे? देख लीजिए। अभी मैंने कहा था ना, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, नौकर का नौकरानी। अ था, आनी हो गया। फिर है जैसे आपका नौकर, र के साथ में अ है, उसमें हम आनी लगा देते हैं, नौक रा नी। नौकर, नौकर था, उसमें हमने सिर्फ आ नी लगाया तो नौकर से क्या बन गया? नौकरानी बन गया। फिर एक और नियम होता है हमारा, अंत में इन लगाकर बेटा, अंत में इन लगाकर। ठीक है, कैसे लगाते हैं? देखिए, जैसे कुम्हार, कुम्हार की वाइफ को क्या बोलते हैं हम लोग? कोई बताएगा हमें? कुम्हार का हो जाता है कुम्हारिन, कुम्हारिन। और कोई सा शब्द जैसे मालिका, मालिन। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि मैम माली की वाइफ को क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मालिन। वो जो फूल तोड़कर बेचते हैं ना, लाते हैं, माला बनाते हैं। फिर 8वां नियम देखिए, कुछ शब्दों के लिंग बदलने पर उनका पूरा रूप ही चेंज हो जाता है। जैसे पुरुष का स्त्री,
बहुत डिफरेंट हो गया। पति का पत्नी हो जाता है, युवक का युवती, चलो वो भी फिर से, लेकिन बादशाह का तो सीधा बेगम ही हो जाता है, ना बादशाही ना बादशाहीन, सीधा बादशाह का बेगम हो जाता है। फिर ता को त्री भी जोड़ सकते हैं, ता को त्री में बदलकर, ता को त्री में बदलकर, त्री में बदलकर। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। देखिए बेटा, जैसे नेता होता है, नेता जानते हैं ना? हाँ, वही जो भाषण देते हैं, वोट लेने आते हैं। तो नेता अगर पुरुष है तो नेता हो जाता है, और अगर वो स्त्री है तो वो क्या कहलाती है? नेत्री। अभिनेता यानी हीरो, और अभिनेत्री यानी हीरोइन। ऐसे होता है वक्ता का वक्त्री, कर्ता का कर्त्री। ये है आपका वक्ता, मतलब बोलने वाला। अगर जेंट्स बोल रहा है तो वो वक्ता, और अगर मैं हूं जैसे लेडीज बोल रही तो क्या हो जाती है? वक्त्री हो जाती है। फिर एक और नियम है लास्ट में हमारे पास बेटा, कि या तो हम उसके अंत में मति जोड़ दें, है ना? अंत में मति जोड़कर, ये मति क्या होता है? स्त्री के लिए जैसे शक्तिमान तो शक्तिमती, बुद्धिमान, तो अगर स्त्री है तो वो बुद्धिमान नहीं होगा, वो क्या कहलाएगी? बुद्धिमती। फिर मान लीजिए आयुष्मान है तो आयुष्यमती, और सबसे सरल वाला श्रीमान तो क्या हो जाता है? श्रीमती। अधिकतर सबसे ज्यादा आप इसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, श्रीमान पुरुष के लिए, और अगर स्त्री है तो उनके नाम के आगे क्या लग जाता है? श्रीमती। तो अब एक बार आप हमारे साथ अच्छे से इस चीज को लर्न कर लीजिए। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। ओके, कल तक हमने पढ़ा था कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, आज हमने पढ़ा स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करते हैं, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से नियम हैं, किस तरह हम उन्हें बना सकते हैं, ये हमने यहाँ लिखे। सभी बच्चे इसे ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे तो कैप्चर करके रख लीजिए। फिर हम इसकी अगली कक्षा में बेटा क्या करने वाले हैं, इस पाठ से रिलेटेड हमारे जो भी अभ्यास प्रश्न बनते हैं उन्हें हम पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम अपनी आज की कक्षा यहीं समाप्त करने वाले हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, और आप लोग ऐसे ही आगे पढ़ते रहें। धन्यवाद।